जो बड़ी खबर आ रही है वो मुंबई से। एटीएस ने 13 जुलाई को हुए धमाके में 3 गिरफ्तारियां की हैं और इन्होंने कहा है कि जो भी उस मामले में शामिल थे, जो मदद करने में आतंकियों के शामिल थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 लोगों के बारे में बताया गया है कि पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले की जानकारी दी। एटीएस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी दी है और ये बताया जा रहा है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट जिन लोगों ने दिया था वो सभी गिरफ्तार हो गए हैं। और अभी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, हम सीधा चलते हैं वहीं पर। If you recollect, some of you, in 2008, when we had raided the when we had detected the Indian Mujahideen module and we had raided that Udupi place where Riyaz Bhatkal left the house all of a sudden, 9 lakhs was left there. 9 lakhs cash was left there. You think these terrorists are going to come back for 84,000 rupees? Is it logical? सर लेकिन क्या ये सच्चाई है कि क्या ये सच्चाई है कि जे मार्ग में और एटीएस ने हमारा ऑपरेशन पूरा पाया? मैंने इसका जवाब ऑलरेडी ये देख लिया। क्या जेजे मार्ग सर क्या जेजे मार्ग में ये दोनों गए थे? क्योंकि जिस समय इनका फ्लैट का डील हुआ था उस समय वो महिला जेजे मार्ग में रहती थी और उस दिन 1 तारीख को सुबह जेजे मार्ग गए थे। क्या ये सच्चाई है अपनी चाबी देने के लिए? किसके लिए? जेजे मार्ग रूबीना के घर में, क्योंकि जब फ्लैट का डील हुआ था तब वो महिला वहाँ रहती थी जेजे मार्ग में। एक विच डेट? 1st of January? No. Yes. See, I am not going into the nitty-gritty of the investigation. My investigation is still on, and as per law, I have been given 90 days to submit my charge sheet. So kindly wait for that. Last question. Any other plot that I have not said that. I have not said that. Thank you. लाइव चल रहा है। यासीन भटकल किसका फोटो है? यासीन भटकल है। यासीन भटकल सर लाइव जा रहा हूँ वहाँ पर। और धर्मेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मौजूद थे। धर्मेंद्र, क्या कहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? क्या डैमेज कंट्रोल ज्यादा है? काफी लंबी चली है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन असल लोग तो हाथ में आए नहीं। काफी में देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, शुरुआती दौर से हमें पता था कि किस सब्जेक्ट पे पीसी ली जा रही है, क्योंकि एटीएस की जो इतने कुछ दिनों से जो रिपोर्ट आ रही है, किस तरीके से पूरा ऑपरेशन बॉस्ड हुआ है दिल्ली पुलिस और एटीएस को लेके, उसी का कह सकते हैं कि एक उन्होंने सोल्यूशन उन्होंने सामने लाया है। नकी अहमद को गिरफ्तार करके और नदीम अख्तर को गिरफ्तारी दिखा के, क्योंकि नदीम और नकी की अगर बात की जाए तो नकी को जो बताया गया है वो दिल्ली स्पेशल सेल का इन्फॉर्मर बताया गया है, और जब उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसकी गिरफ्तारी की जांच के बाद ही एटीएस की टीम दरभंगा गई थी, जहां पर दरभंगा में उन्होंने एक गांव पे छापा मारा और ये जो नदीम अख्तर है उसके घर पे गए, जहां से उन्होंने यूनिकॉर्न मोटरसाइकिल रिकवर की है। सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि इसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा है कि जो मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई है, 2 यूनिकॉर्न मोटरसाइकिल, वो ना सिर्फ मुंबई से चुराई गई थी बल्कि उनका इस्तेमाल आने वाले दिनों में धमाकों के लिए भी किए जाने वाला था। तो ये जो खुलासा एटीएस ने किया है कि जिस तरीके से मोटरसाइकिल चुराई गई है, इसका इस्तेमाल धमाकों के लिए किया जाने वाला है,
ये बताता है कि एटीएस की कहानी अभी भी अधूरी है, क्योंकि धमाकों के बाद से ना सिर्फ यासीन बल्कि उस दोनों पाकिस्तानी भी गायब थे। बताया जा रहा है कि वो भी यहाँ इंडिया छोड़ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से एटीएस अपनी थ्योरी सामने रखी है उसमें नकी को गिरफ्तारी बताई गई है। और एटीएस ने साफ तौर पर कहा कि नकी अहमद जिस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि वो इनोसेंट है या उसका रोल नहीं है, ऐसा बात नहीं है। उसने 13-7 धमाकों के सिलसिले में न सिर्फ आतंकियों को घर मुहैया करवाए, रेकी में मदद करवाई, बल्कि उनको यहाँ पर रहने के लिए जगह भी दिलवाई। उसे न सिर्फ यासीन भटकल बल्कि दोनों जो पाकिस्तानी आए थे उन लोगों की पूरी जानकारी थी, उन लोग किस मकसद से मुंबई आए थे उसके बारे में पूरी जानकारी थी। साथ ही उसने इन लोगों के साथ में जो बताया जा रहा है कि जो जिम था जहाँ पर इन लोगों को एडमिशन करा के इसने रेकी में मदद की वो भी करवाई। इतनी ही नहीं, यासीन भटकल ने जब नदीम अख्तर जो आरोपी नंबर 2 है, जो दरभंगा का रहने वाला है, उसको एक एनवलप दिया था, एक पैकेज दिया था। पैकेट देने के कहा था कि वो पैकेट आप नक्की को दीजिए, और नक्की को वो जो पैकेट जो दिल्ली से मुंबई लाया गया है वो पैकेट नक्की ने उन 2 पाकिस्तानियों को दिया है, जिसका इस्तेमाल धमाके में किया गया है। बताया जा रहा है कि वो जो पैकेट दिया गया था उसमें ना सिर्फ एक्सप्लोजिव थे बल्कि आईईडी और टाइमर भी थे। और जो बम बनाया गया है, बताया जा रहा है कि ये बम भाईकला के उसी कमरे में बनाया गया जहाँ पे 2 पाकिस्तानी रहते थे। उनका कहना है कि एटीएस का यह दावा है कि जैसे ये कहानी सामने आई है, दोनों पाकिस्तानी जो नागरिक थे वो ना सिर्फ शहर छोड़ के भागे बल्कि उन्होंने कमरे भी छोड़ दिया, और कमरे में यहाँ तक कि जो उनका सामान रखा हुआ था वो सामान भी उन्होंने साफ तौर पे छोड़ दिया और सामान रिकवर करने नहीं आया। एटीएस का कहना है कि उस कमरे से उनको काफी सारी चीजें मिली हैं, जिसमें कुछ कपड़े हैं, कंप्यूटर है, सीडीज है, डॉक्यूमेंट्स है, और सीडी की फॉरेंसिक एनालिसिस की है। और उनका कहना है कि शायद इन कपड़ों में से अगर उनका डीएनए और बाकी फॉरेंसिक टेस्ट कराए जाते हैं तो इसमें से इसके वो आरडीएक्स और जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किए हैं उससे कुछ पार्टिकल्स मिल सकते हैं। जी धर्मेंद्र, शायद ये भी बहुत भयानक बात है कि कितने राज्यों में छापे मारने पड़े इस एक इन धमाकों के आरोपियों को ढूंढने के लिए। देखिए, शुरुआती दौर से जो एटीएस था उसके पास में लीड के नाम पे महज सीसीटीवी थी, और जो सीसीटीवी के जो फुटेज थे वो फुटेज का क्लियर नहीं थे, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि जवेरी बाजार और ओपेरा हाउस की जो सीसीटीवी फुटेज थे वहाँ पर वो नागरिक गए थे जो भाईकला के इस हबीब मंजिल इमारत में रहा करते थे, दोनों पाकिस्तानी थी, उनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं थी। एटीएस का कहना है कि इसी जांच के सिलसिले में उन्होंने तकरीबन 104 सदस्यीय एक स्पेशल टीम बनाई थी जो सिर्फ जगह जगह जाके छापेमारी कर रही थी, जांच कर रही थी। 104 तो सिर्फ कांस्टेबल थे बल्कि 40 और अधिकारी भी थे जो इस पूरी टीम में लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि 18 राज्यों में इन्होंने तकरीबन 3 से 4 बार सर्च की है, छापेमारी की है, लोगों का बयान लिया है। बताया जा रहा है कि 12,000 लोगों का बयान लिया गया है इसमें। तो पता चल सकता है कि इतने दिनों बाद अगर एटीएस कुछ जांच करी तो उन्हें क्या सबूत मिले होंगे। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राकेश मारिया ने कहा था कि आपको लगता है कि जिस तरीके से खबर आई उसके बाद क्या पाकिस्तानी नागरिक वहां रह सकते हैं, वो वापस लौट सकते हैं। लेकिन जब हमारी बात हुई थी ना सिर्फ टेनेंट से उस मकान को दिलाने वाले स्टेट एजेंट से बल्कि मालकिन से, तो उसने कहा था कि 1 जनवरी तक उनकी बात हुई है उन 2 युवकों से जो वहां पर रहा करते थे। अगर दावे की सच्चाई को देखा जाए तो इसमें से दोनों में से एक न एक तो झूठ बोला है, क्योंकि जहां पर स्टेट एजेंट वो कह रहे कि 1 जनवरी को उनकी मुलाकात हुई थी। मारिया का कहना है कि सितंबर महीने में ही वो लोग छोड़ के चले गए, तो उसके बाद में मुंबई कभी लौटे नहीं है। तो ये अपने आप में एक बात है कि इसकी ग्रेविटी कितनी है, क्योंकि इन लोगों को अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी इन 2 धाराओं में बुक किया गया है। इसके पहले नकी और नदीम इन दोनों को फेक सिम कार्ड के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और एटीएस ने दावा किया कि उन फेक सिम कार्ड का एक जो गैंग बनाया है यासीन भटकल ने, वो सिम कार्ड इस्तेमाल किया जाता है धमाकों के बाद ईमेल करने में और कॉल करने में। यही एक बहुत बड़ा मॉड्यूल यासीन ने बनाया। बताया जा रहा है कि यासीन ने कुछ मॉड्यूल बनाए जिनका काम सिर्फ फेक सिम कार्ड खरीदना होता था, जिसमें दरभंगा का एक उन्होंने मॉड्यूल बनाया है और मुंबई और पुणे और मुमरा का एक यूनिट सेल बनाया है जो आतंकियों के लिए फेक डॉक्यूमेंट देके, फेक दस्तावेज देके सिम कार्ड लिए करते थे और जिसका इस्तेमाल धमाकों के बाद किया जाता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुंबई पुलिस एटीएस ने ये दावा किया है कि 13 जुलाई का जो धमाका था वो केस सुलझा लिया गया। वो ये भी दावा कर रही है कि जो 2 पाकिस्तानियों की बात हो रही है जो भाग खड़े हुए, लेकिन जो मकान मालकिन है वो कह रही है कि उनसे बात हुई है। धर्मेंद्र साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई एक है जो कि झूठ इस पूरे मसले पर बोल रहा है। हालांकि अब एटीएस कह रही है कि जिन लोगों को गिरफ्तार
किया गया है वो एक्टिवली लॉजिस्टिकल सपोर्ट में शामिल थे, यानी पूरी तरह से मदद की उन्होंने आतंकवादियों की इन धमाकों को अंजाम देने में, और अब इनकी गिरफ्तारी दिखाई जा रही है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 2 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं फिलहाल।